Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic, types of force. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है फोर्स के बारे में जो है जाना था और आज की जो हमारी जो क्लास होगी आज हम जो है टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। As we have already seen that when force act on an object, it experience it as a push or pull। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कभी भी जब भी कभी क्या होता है कि कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, या तो उस पर पुश किया गया हो या फिर पुल किया गया हो। तो there is a necessary interaction between the object of the force to act moment this interaction cases the force also cases। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन जो ऑब्जेक्ट के बीच में बताया गया है, ठीक है, जो काफ़ी नेसेसरी है, तो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होना, ठीक है, अगर तो यहाँ पर देखिए इसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर इंटरेक्शन के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमने जो फोर्स को जो है यहाँ पर जो डिवाइड किया है वो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक तो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वह है कॉन्टैक्ट फोर्स, और सेकंड जो हमारी जो कैटेगरी है वह है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पर और करके भी लिखा हुआ है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, यानी कि ये जो एक्शन जो अप्लाई करेगा, ठीक है, ये एक्शन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हुए करेगा। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वो पास में आपके नहीं आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में यहाँ पर जो है सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। वैन वी एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वैन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो वो दोनों जिन ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, उस फोर्स को हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कोई भी फुटबॉलर है, ठीक है, वो जब किक्स करता है बॉल को विद हिज लैग, अपने लैग से, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो बॉल होती है एंड द लैग आर इन कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो बॉल्स होती है, जो फुटबॉल होती है और जो लैग होती है वो आपस में क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स हम कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं उसे हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। तो देखिए यहाँ पर जो आपसे कोई भी अगर आप एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे जो है पूछ लिया जा सकता है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मस्कुलर जो फोर्स होता है वो भी आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और मैकेनिकल जो फोर्स होता है वो भी आपका क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आपका आता है। तो देखिए यहाँ पर मस्कुलर फोर्स अगर मैं देखता हूँ तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है बाय आवर मसल्स इन डूइंग एनी एक्टिविटी, ठीक है, जब हमारी मसल्स कोई भी एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारी मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसे आप क्या कह सकते हैं, मस्कुलर फोर्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं। पुशिंग द डोर, जैसे हम किसी डोर को ओपन कर रहे हैं, या फिर हमने कोई हैवी बॉक्स है और उसे हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई टेबल ड्रॉर हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर हम चीज़ें वर्क एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं और तभी उस एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ये कि यहाँ पर जो फोर्स आपका लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। और मस्कुलर फोर्स एक कैसा फोर्स होता है, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स इज आल्सो रिफर टू एज ए बायोलॉजिकल फोर्स। तो जो मस्कुलर जो फोर्स होता है उसे हम एक अनदर नाम भी दे सकते हैं, और क्या नाम दे सकते हैं, उसे हम बुला सकते हैं बायोलॉजिकल फोर्स के नाम से भी। ठीक है, आई होप आपकी ये समझ में आया हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर at time it is so happened that human muscles force is not sufficient to complete a task। ऐसा हो सकता है कि हम किसी टास्क को दें आपको और वो जो है मस्कुलर फोर्स की हेल्प से आप क्या ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। तो इन दिस केस में क्या हो सकता है, वी टेक हेल्प ऑफ अदर लिविंग थिंग्स लाइक, जैसे हम हॉर्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी अनोदर पर्सन की अगर हम उस टास्क को कंप्लीट करने में क्या ले रहे हैं, अगर हम हेल्प ले रहे हैं, there are instances when animal force is also insufficient, they will take help for non living things। ठीक है, अगर हम जो है
अगर किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्प लेने के बाद या फिर एनिमल्स की हेल्प लेने के बाद भी हम उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका मस्कुलर फोर्स के जो है 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं जो इमेज में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए सेकंड जो है आपका वो है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मैं बात करता हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोज टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको मूव करने का अपोज करता है। ठीक है, जो ये अपोजिंग जो होता है ये आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, और ये जिस डायरेक्शन में आपका मूविंग हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये क्या होता है, फोर्स हमेशा अप्लाई होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस। तो जो फ्रिक्शन जो फोर्स लगता है वो भी क्या कब लगता है, वो तभी अप्लाई होता है, तभी लगता है जब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर में आप जो है इसके बारे में आप जो है और डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं, मैकेनिकल फ्रिक्शन मैकेनिकल फोर्स जो होता है यहाँ पर हम देखते हैं, तो इन सम केसेस कुछ केसेस में क्या होता है, मशीन्स आर यूज्ड टू जनरेट फोर्स। ठीक है, तो देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि फोर्स को जनरेट करने के लिए हम मशीन्स की हेल्प ले लेते हैं। तो ये जो जो मशीन्स है यूटिलाइज द ह्यूमन मस्कुलर फोर्स टू जनरेट फोर्स। तो ये जो मशीन्स होती है ये क्या करती है, ह्यूमन मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करती है जनरेट करने के लिए। फोर्स ऑफ जनरेटेड इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स इसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है वो किसके द्वारा जनरेटेड किया है, ये मशीन के द्वारा जनरेटेड किया गया है, इसीलिए इसे इस फोर्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स इसे बोलते हैं। इन सिंपल टर्म अगर मैं कहूँ तो मैकेनिकल फोर्स जो होता है एक फोर्स जनरेटेड होता है जो मशीन के द्वारा आपका क्या किया गया है, जनरेट किया गया है। सम एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, ठीक है, रेल इंजन आप देखते हैं, स्टेपलर आप देखते हैं, तो ये सभी के सभी जो होते हैं आप क्या देखते हैं यहाँ पर मस्कुलर फोर्स की कैटेगरी में आपके ये आते हैं। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर सेकंड उसके बारे में देखते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्स के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लेंगे वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन उनमें कॉन्टैक्ट में आने के बावजूद भी उनके बीच में क्या हो रहा होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो देखिए दिस टाइप ऑफ फोर्स राइज व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो फोर्स आपका अप्लाई होता है ये तब अप्लाई होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं एक दूसरे के। तो फोर्स एक्ट ऑन दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स लगता है ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आपका क्या होता है, फोर्स आपका अप्लाई होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपको बताया गया है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होते हैं, ये जो आपको यहाँ पर नाम बताए गए हैं ये सभी के सभी जो है आपके क्या आते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आपके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो जो फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, जो लगाया जाता है बाय द अर्थ, ठीक है, अर्थ के द्वारा ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ क्या करती है, हमारी अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये जो अट्रैक्ट करने की जो कोशिश करती है, तो वहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा होता है कि वहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उस फोर्स को आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इट इज बाय दिस फोर्स दैट ऑल बॉडीज अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। और इसी फोर्स के कारण क्या होता है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या करते हैं, अर्थ की तरफ आपके अट्रैक्ट होते हैं, अर्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए फोर्स एक्ट एज ए डिस्टेंस फोर्स एज ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट नेसेसरी इन कॉन्टैक्ट विथ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ अपोज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो एक्सर्ट किया जाता है अर्थ के द्वारा, वो अपोज करता है अपवर्ड मूवमेंट को ऑब्जेक्ट के। कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलो हमने क्या किया कि ऊपर हमने फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, वो उस चीज़ का कि उसकी मूवमेंट फॉरवर्ड हो, वो ऊपर जाए, उस चीज़ का वो क्या करता है, विरोध करता है, वो ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है, ड्यू टू दिस पुल, अगर इस पुल को हम यहाँ पर देखते हैं कि अट्रैक्ट जो कर रहे हैं,
तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज एंड बिकम जीरो, यानी कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर फेंकते वक्त वो क्या करने की कोशिश करते हैं, एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो वहाँ पर स्पीड को क्या करने की कोशिश करता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है और जीरो भी कर देता है कभी कभी। तो फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अर्थ जो होता है विच स्टिल एक्टिंग ऑन इट, तो जो फोर्स होता है अर्थ का वो क्या होता है, उस पर एक्टिंग हो जाता है, ठीक है, पुल दी बॉडी एंड इट्स फॉल डाउन। तो जैसे ही वो क्या करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर अर्थ का जो ये फोर्स होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर अप्लाई होगा और वो फोर्स आपके ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर आपको बताया गया है कि व्हेन ए स्टोन इज, आपके पास कोई स्टोन है और आप उसे ट्राई करते हैं टू रब रबर बैंड एंड हेल्ड इन दी हैंड इन सच ए वे दैट is hang freely, the rubber band is stretched and we say that the weight of the stone is more, ठीक है। The weight of an object is thus the measure the force which the object is pulled toward its। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे आप ऑब्जेक्ट आपने स्टोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इसका वेट निकालना होता है तो वेट निकालते वक्त आप ये देखते हैं कि जो वेट होता है एक्चुअली में वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। वेट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो आपका जो वेट होता है, वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है, कभी भी वो क्या नहीं होता है, सेम नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो वेट आपका जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एम आपका लिखा हुआ है, आपको ये शो करना है टू शो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट वेट। अगर आप डिफरेंट वेट ले रहे हो, ठीक है, तो आप देखिए मान के चलो आपने स्प्रिंग बैलेंस लिया, एक स्मॉल पॉलीथीन बैग लिया, वन बैग एंड वन स्मॉल पीस ऑफ स्टोन आपने लिया, पेन लिया और नोटबुक लिया। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसीजर आप यहाँ पर जाने और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप स्प्रिंग जो बैलेंस होगा, ठीक है, उस पर आप क्या कर लेंगे, जीरो मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो पॉलीथीन बैग होगा, ठीक है, उस आप जो स्प्रिंग बैलेंस का जो हुक होगा, ठीक है, उसमें आप लटका देंगे, ठीक है। प्लेस स्मॉलर पीस ऑफ स्टोन, फिर उसमें आप क्या रखेंगे कि सबसे छोटे वाला जो स्टोन का पीस होगा वो आप उसमें रख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे कि नोट डाउन द रीडिंग शो बाय द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में आपकी जो रीडिंग होगी वो आप देखेंगे। फिर ये जो स्मॉलर पीस आपने रखा था पॉलीथीन बैग से आप निकाल लेंगे और उसके प्लेस पर आप क्या करेंगे, कोई बिगर पीस ऑफ स्टोन का आप रख देंगे। और फिर से आप क्या करेंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस होगा उसमें आप क्या करेंगे, रीडिंग को मेजर करेंगे। तो देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में आप देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस शो ग्रेटर रीडिंग इन केस ऑफ बिगर पीस ऑफ स्टोन। जब आपका जो पीस है, ठीक है, आपने जब स्टोन जो है वो बड़ा लिया है, बिगर लिया है, तब आप यहाँ पर देखते हैं कि उस केसेस में आपका यहाँ पर क्या आता है, उसका वो जो है आपका रीडिंग जो है वो ग्रेटर शो करते हैं। इससे क्या निकल के आता है कि अर्थ जो है पुल करता है बिगर पीस ऑफ स्टोन विद ए बिगर लार्जर ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू स्मॉल, यानी कि अगर दो डिफरेंट मास के जो ऑब्जेक्ट हैं और उन ऑब्जेक्ट पर आप ये देखते हैं कि अगर लार्जर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अर्थ जो उसे पुलिंग फोर्स जो लगाएगी, ठीक है, वो ज़्यादा लगाएगी, और अगर कोई स्मॉल है तो उस पर स्मॉल लगाएगी। when the weight of an object using a spring bearing when actually measure the earth gravitational force, एक्चुअली में जब हम किसी चीज़ को मेजर करना होता है ना, तो मेजर करते वक्त हम उसका क्या निकालने की कोशिश करते हैं, हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नोट यहाँ पर देखिए, इफ़ वी वेट द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका मैं वेट करता हूँ सरफेस पर, मून के सरफेस पे मैं करता हूँ स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, तो वी फाइंड दैट इट वेट इज लेस देन व्हाट इज वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका वेट मैं अर्थ पे करता हूँ और उस सेम ऑब्जेक्ट का मैं मून पर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो अर्थ होगा या जो मून होगा, ठीक है, अगर आप मून की बात करते हैं तो मून पर उसका जो वेट आपको दिखाई देगा वो कम दिखाई देगा, ठीक है, अर्थ के मुकाबले में। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आप वहाँ पर ये देखते हैं कि जो मून होता है, मून पर जो ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है, ठीक है, वो वहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉल जी जिसे आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बोलते हैं, तो ये जो होता है आपका वहाँ पर क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। और कितना स्मॉलर होता है, 1/6 क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि मास आपको वहाँ पर क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा वहाँ पर वो भी क्या होगा आपका एक तरीके से कम।
मैग्नेटिक फोर्स अब यहाँ पर आप देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स रिफर टू द फोर्स एक्सर्ट बाय द मैग्नेट। आप यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को क्या बताया गया है कि मैग्नेटिक फोर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा क्या किया गया हो, किसी सब्सटेंस पे लगाया गया हो। जो फोर्स एक्ट होगा ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस से होगा, व्हेन द फोर्स हैज एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट दे contact in physical with each other. Magnetic force find its application in number of area like separating scrap iron from a heap और garbage आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको क्या बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेट के द्वारा लगेगा। ये भी आपका एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये क्या होता है, काफ़ी डिस्टेंस से आपका लगता है। ठीक है, जब आप इस फोर्स को अप्लाई करते हो, किसी ऑब्जेक्ट पर आप लगाते हो, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जब वो फोर्स आपका लग जाता है उसके बाद वो क्या होते हैं, दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है, बिफोर वो क्या नहीं होते, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि आपको सेपरेट करना होता है। ठीक है, स्क्रैप आयरन फ्रॉम ए हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज में से मान के चलो अगर आयरन के जो पीसीज वगैरह होते हैं उन्हें अगर आपको रिमूव करना है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो है, जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई कि आप क्या करें कि सब पुट सम आयरन नील्स ऑन ए शीट ऑफ पेपर, ब्रिंग ए स्मॉल मैग्नेट आपको लेनी है और आप उन्हें जो है वहाँ पर आपको फील करना है कि किस तरीके से चीज़ें आपकी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये फोर्स आपका कैसे अप्लाई हो रहा है कि वहाँ पर आपको ये ऑब्जर्व भी करना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट है। तो आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप आयरन मैग्नेट को और आयरन दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं होते, लेकिन जब उसका फोर्स अप्लाई हो जाता है तब क्या होता है कि आयरन पीसीज क्या होते हैं, मैग्नेट के पास आ जाते हैं। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है आफ्टर कंबाइन योर हेयर। ठीक है, जब आप अपने बाल वालों को क्या करते हैं, कम्बिंग करते हैं, तो व्हेन यू ब्रिंग द कम क्लोज टू द बिट ऑफ पेपर, तो आप यहाँ पर जैसे आपने अपने बालों में कंघा किया, करने के बाद आप क्या करते हैं कि पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े, ठीक है, आप उसके पास जब उसे लेके जाते हैं कंघे को, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि वो अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, उन छोटे छोटे पीसेस को। तो ये जो एग्जाम्पल आपने देखा, ठीक है, और ये एग्जाम्पल किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का आपका एग्जाम्पल है। और इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है अनदर एग्जाम्पल से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि रन दी कम थ्रू योर हेयर अगेन, दिस टाइम होल्ड इट्स नियर ए थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप। ठीक है, द स्ट्रीमिंग वाटर विल मूव टूवर्ड द कम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीमिंग वाटर होगा वो भी आपका क्या होगा, आपका कंघे की तरफ को क्या करता हुआ दिखा देगा, मोशन करता हुआ दिखेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज यूज इन controlling pollution by separating solid particle from the smoke given out from the factory। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स यूज किया जाता है वो कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कि प्रदूषण ज़्यादा ना हो। ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो स्मोक वगैरह जो निकलते हैं, उसके पार्टिकल निकलते हैं, उन्हें रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। आपको एक प्लास्टिक का जो है कंघा लेना है, उसे रब करना है, रब करने के बाद जैसे आप कुछ टाइम तक उसे करें तो फिर आपको क्या करना है, छोटे छोटे से पीस आपको लेने हैं और उस पीस के पास आपको उसे लेके आना है। ठीक है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि वो क्या होने लगेंगे, पीस आपके जो है कंघा जो होगा उसकी तरफ आपके अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो आज जो है आगे हम मूव करते हैं। तो let us know where is your daily life application can experience for electricities. You might have noticed that when your mother empties a poly bag of pulses into a container, some of the pulse get stuck to the polythene and do not fall in the container. Okay, this is because when the grain slip out from the poly bag, they get rubbed and charged. Both the grains and the polythene are stuck together due to the attraction between the opposite charge. तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मान के चलो कोई पॉली बैग और उस पॉली बैग में क्या हो रखा हुआ है, उसमें आपने कुछ पल्सेस रखी हुई है और जैसे ही आप उन पल्सेस को क्या करने की कोशिश करते हैं, जो पॉली बैग आपका है उसे आप खाली करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो जो ग्रेन होते हैं वो कुछ क्या होता है, पॉली बैग में ही लगे रह जाते हैं। तो इसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही उसके पीछे क्या होता है, आपका रीजन होता है। इफ योर स्टैंड नियर द स्क्रीन ऑफ द वर्किंग टेलीविजन विद सिंथेटिक क्लॉथ ऑन यू, द क्लॉथ आर अट्रैक्ट बाय द टेलीविजन। तो आपने ये भी देखा होगा, ये भी किसके कारण होता है आपका, ये आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो वर्किंग टेलीविजन स्क्रीन जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है
और नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्किन क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल आपके जो क्लॉथ होते हैं उन क्लॉथ को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट हैविंग नो चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड न्यूट्रल। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं। एक चार्ज ऑब्जेक्ट नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट अदर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर होता है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या कर सकता है, कोई अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है।